कि मेरे लिए नीतीश चाचा जी अब आदरणीय हो गए। लालू जी के जो 15 साल कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल से मैं खुश नहीं हूँ। जंगल राज आया, अपहरण जो है बिहार में धंधा बन गया। लालू जी के बेटा गरीबी को नहीं देखे। लालू जी के बेटा वो दियारा क्षेत्र में जाके जो है, जब बाढ़ आ जाता है और चारों तरफ से दियारा क्षेत्र घिर जाता है पानी में, तो वहां के यादव जी लोगों को किस प्रकार से समस्या होता है। वहां पे मवेशी के लिए चारा का व्यवस्था नहीं हो पाता है। कौन ऐसा बुद्धिजीवी बाप जो होगा, अमीर बाप जो होगा, पावरफुल बाप जो होगा, वो कहेगा कि नहीं तू बेटी तुम मनीष कश्यप से शादी कर लो? कोई कहेगा? सब लोग कहते हैं मनीष वाह बहुत जिंदा दिल हो तुम, लेकिन मनीष वाह जिंदा दिल कैसे है ये सिर्फ मनीष वाह को पता है। और आज हम मनीष वाह, मेरा मतलब है मनीष कश्यप से खास बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर, और खासकर बिहार में आए राजनीतिक तूफान को लेकर। मनीष कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और अयोध्या में मैं आप ही के चैनल पे जब हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे सड़कों पे, एनएमएफ न्यूज पे, रूबिकॉन गाड़ी पे मैं बैठा था और आगे जो है एक टोयोटा का हाइलक्स था, उससे रिकॉर्डिंग हो रहा था। तो मैंने कहा था कि अब ये जो रथ है अयोध्या से राम जी का, वो बिहार की तरफ प्रस्थान होगा, और राम जी का रथ जो है बिहार में आ चुका है। तो बस शुरुआत मैं इसी से करूंगा कि अब मैं खुश हूं। कहा तो आपने 180 दिन को लेकर भी कुछ कहा था, हो तो पहले ही गया खेल, भविष्यवाणी सच हो गई, आपका बयान सर्कुलेट हो रहा है अब। 181 दिन हो जाता तो शायद लोग कहते कि मनीष कश्यप के कहने पे नहीं हुआ है। लेकिन देखिए, हम लोग भविष्यवाणी नहीं करते हैं, कहीं नहीं तो कहीं सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। और अगर आप सही चीज के लिए प्रार्थना करेंगे तो आप सफल होंगे। जैसे राम जी प्रार्थना किए थे कि समंदर जो है हमें रास्ता दे दे। समंदर ने जब रास्ता नहीं दिया तो राम जी बाण उठाए। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, अगर प्रार्थना से जो है सरकारें नहीं सुनती है तो हम लोग जो है सबक सिखाते हैं। मैंने एक विनती किया था, मैंने अपने लाइव में, ये आपने तो बिहार में उस समय 3 FIR हो चुका था और तमिलनाडु में शायद से 5 FIR हो चुका था, तो टोटल 8 FIR हो चुका था। तो मैंने विनती किया था कि अगर मनीष कश्यप गिरफ्तार हुआ तो, मैंने कहा था अगर मनीष कश्यप गिरफ्तार हुआ तो 180 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी। यानी मैं विनती भी कर रहा हूं कि मुझे गिरफ्तार मत कीजिए, मैं गलत नहीं हूं। नहीं करते गिरफ्तार, आज जो है उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे जो है कोई दूसरा नहीं बैठता, ये चीज है, सरकार चल रही होती। लेकिन मनीष जी, ये जो खेल पलटा है, इसके कयास बहुत दिनों से लगाए जा रहे थे। मतलब सोचिए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री बनने के लिए ही, और बन भी गए हैं। इस बार जो पलटी मारी है, अगर मैं कहूं सिर्फ नीतीश कुमार पलटे हैं तो गलत होगा, पलटे तो अमित शाह भी है, सवाल केंद्र पर भी उठ रहे हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं बस इतना ही कहूंगा कि मेरे लिए नीतीश चाचा जी अब आदरणीय हो गए, क्योंकि उनके एक सही निर्णय ने इस देश के सभी यूट्यूबरों को ताकत दिया है। अब इस देश का कोई सरकार, कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति जो है ना, यूट्यूबर को उस निगाह से नहीं देखेगा कि तुम यूट्यूबर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब उस निगाह से देखेगा कि अरे ये यूट्यूबर है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इस निगाह से देखेगा। तो नीतीश चाचा जी का काम से मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन उनके इस निर्णय से संतुष्ट हूं, खुश हूं। और इस देश के सभी यूट्यूबरों को, सभी पत्रकारों को खुश होना चाहिए, क्योंकि आज से 75 साल पहले 1950 में अटल बिहारी वाजपेयी जब राष्ट्रधर्म और पंचजन के संपादक हुआ करते थे, तो उस समय सरकार ने जो है राष्ट्रधर्म और पंचजन को दबाने का प्रयास किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि सरकार के तर्कस में उतनी सारी तीरें होती है, जब चाहे तब वो पत्रकार तथा पत्रकारों का गला दबा सकता है, पत्रकारिता का गला दबा सकता है। वो कहानी थोड़ी पुरानी हो गई थी, लोगों को याद नहीं था। अब एक नई कहानी, यूट्यूबर का भी गला दबाएंगे तो वो सरकार को सबक सिखा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार को सबक सिखाया था। किसी भी सरकार को ये किसी ने नहीं दिया है पावर कि वो पत्रकार या यूट्यूबर का गला दबाए, चाहे वो पत्रकार लेफ्ट विंग का हो, राइट विंग का हो, सेंट्रल विंग का हो, किसी भी विंग का, चाहे उससे आपका मतभेद हो, मनभेद हो, आपका मैच नहीं करता हो विचारधारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी भी पत्रकार का गला जो है दबाने का अधिकार जो है ना, सरकार को नहीं है और नहीं दबाना चाहिए। अगर जब जब सरकार पत्रकार तथा पत्रकारिता का गला दबाता है, तब तक सरकार खत्म होता है। पहला उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एक बार सरकार बना के दिखाइए, 3 बार बनाया वो, पहला उदाहरण।
दूसरा उदाहरण, इंदिरा गांधी ने जब पत्रकारों का गला दबाया, आपातकाल लगा के जो है अकबर रोड में सारे प्रिंट मीडिया के दुकानों, प्रिंट मीडिया के ऑफिस में जो है ताला पड़ा 2 बजे रात को। याद है ना आपातकाल जब लगा था तो क्या हुआ इंदिरा गांधी के साथ, सबको पता है। पत्रकारों ने क्या किया सबको पता है। अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार थे, उन्होंने क्या किया सबको पता है। इंदिरा गांधी के समय में पत्रकारों ने क्या किया सबको पता है। और बिहार में एक यूट्यूबर पत्रकार ने क्या किया सबको पता है। तो हमारी ये ताकत है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमारा घमंड नहीं है, ये हमारा ताकत है कि भाई हम जनता के लिए, हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए हैं। हम आवाज उठाएंगे, हमारे आवाज पे पाबंदी मत लगाइए। और जब आप हमारे आवाज पे पाबंदी लगाइएगा तब हम कलम के ताकत से, हम लोग टीवी के ताकत से और हम लोग मोबाइल के ताकत से जो है आपको एहसास कराते रहेंगे कि पत्रकार भी इस धरती पे ताकतवर होते हैं। और उनके कहने पे सरकार बनती भी है, बिगड़ती भी है, और कभी कभी सरकार उनके कहने पे गिरती भी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, सीएम कौन बन रहा है, डिप्टी सीएम कौन बन रहा है बिहार में? इसको लेकर तो बहुत चर्चा होती है, किसका खेल बिगड़ेगा, किसका खेल बनेगा। लेकिन बिहार की जनता के जो मूल मुद्दे हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, जैसे मैं हर साल देखती हूँ जून जुलाई का एक ऐसा वक्त आता है जब बाढ़ आती ही आती है। इतनी सरकारें रही, मुख्यमंत्री तो खैर नीतीश को मैं इतना इंटरव्यू दिया मैं, क्या किया कम से कम आपने, मनीष जी, शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, पलायन नहीं रुक रहा है, समस्याएं तो जस की तस बनी हुई है। क्या बदल रहा है बिहार में? मुख्यमंत्री भी नहीं बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। चलिए ठीक है, इन तमाम चीजों के बीच में बिहार के बाढ़ पे चर्चा तो हुआ, बिहार के पलायन पे चर्चा तो हुआ, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा तो हुआ। जब चर्चा होगा तो सुधार होगा, लेकिन चर्चा ही नहीं होगा तो सुधार कहां से होगा? पहले चर्चा होता था, नीतीश कुमार जी ने ये कहा, तेजस्वी जी ने ये कहा, सुशील मोदी जी ने ये कहा, सम्राट चौधरी जी ने ये कहा, विजय सिन्हा जी ने ये कहा, विजय चौधरी जी ने ये कहा, अशोक चौधरी जी ने ये कहा, ये सब चीजें, संजय जायसवाल जी ने ये कहा, नित्यानंद राय जी ने ये कहा, चिराग पासवान जी ने ये कहा, पप्पू यादव जी ने ये कहा। अब बिहार में इन्हीं नेताओं से चर्चा होगा कि बिहार बाढ़ पे आप क्या कहना चाहते हैं, आप शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहना चाहते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पे क्या कहना चाहते हैं। तो जब हम सवाल पूछेंगे तो सुधार भी होगा, लेकिन जब हम सवाल ही पूछना भूल जाएंगे तो अत्याचार होगा। जब एक बार देश के लोगों ने सवाल पूछना भूल गए थे, देश के लोग, सोने की चिड़िया हुआ करती थी भारत, तो आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए, तो मुगल आ गए हमारे ऊपर और मुगल आके अत्याचार किए। जब अत्याचार किए तो शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोगों के अंदर जोश आया और उन्होंने सवाल करना शुरू किया, तो मुगल शासन खत्म हुआ। फिर कुछ दिन लोग सो गए तो अंग्रेज आ गए हमारे ऊपर। फिर जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, ऐसे ऐसे लोग जो है, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग जो है सवाल करना शुरू किए, श्री कृष्ण बाबू जैसे लोग सवाल करना शुरू किए, तो फिर अंग्रेज देश छोड़ के भागे। फिर उसके बाद बिहार के लोग सो गए, क्योंकि जब देश आजाद हुआ उस समय बिहार इस देश का सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, 1963 में फोर्ड फाउंडेशन ने जो सर्वे किया था उसमें बताया था कि बिहार के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल हैं। डेवलपमेंट रेशियो जो है 1963 में बिहार का नंबर 1 था पूरे देश में, और इकोनॉमी के मामले में बिहार देश में 3रे नंबर पे था। चूंकि बिहार एक छोटा राज्य था और बंगाल बिहार से बड़ा था, महाराष्ट्र बड़ा था और भी बहुत सारे राज्य, तो 3रे नंबर पे था बिहार। उसके बाद से बिहार के लोगों को लगा कि अरे सर्वे तो हो गया, हम तो सबसे आगे हैं, हमारे यहाँ तो बरौनी फर्टिलाइजर है, हमारे यहाँ एनटीपीसी है, हमारे यहाँ बोकारो स्टील सिटी है, हमारे यहाँ जमशेदपुर टाटा पावर का फैक्ट्री है, हमारे यहाँ कोयला है, अबरक है, हमारे यहाँ गंगा नदी है, हमारे यहाँ सब कुछ है। तो 1963 के बाद सर्वे में भी हमें नंबर 1 बता दिया गया। श्री कृष्ण सिंह उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के। उसके बाद बिहार के लोग सो गए तो 2023 में जो है उसका निर्णय निकला कि बिहार तो सबसे पीछे चला गया। ह्यूमन इंडेक्स के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार, लैंड के लिए जो मारपीट होता है उसमें सबसे ज्यादा मर्डर बिहार में हो रहा है। अगर डेंसिटी के हिसाब से एनएच को देखा जाए तो सबसे कम बिहार में है। नेशनल हाईवे डेंसिटी के हिसाब से, पब्लिक डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम नेशनल हाईवे बिहार में है। एजुकेशन में बिहार पीछे चला गया, हेल्थ में पीछे चला गया, जो नंबर 1 पे था 63 में। तो जब हम सोएंगे, जब हम सवाल पूछना भूल जाएंगे तब यही होगा। अगर 6 महीना कुंभकर्ण नहीं सोया रहा था तो रावण को शायद बताता कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो।
तो रावण गलत नहीं करता। तो जब जब जो लोग भी सो जाएगा, हम लोग भी सो गए, हमारा बिहार पीछे चला गया। अब हम बिहार के लोग जग रहे हैं, हमारे ऊपर सवाल हो रहा है, हमसे बिहार के बाढ़ पे पूछा जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था पे पूछा जा रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगले 1 से 2 महीना के अंदर अंदर सरकार को नदियों से नदियों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा। 1 से 2 महीना, ये एक और भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं कि सरकार जो है, बिहार सरकार नदियों से नदियों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट लाएगा और बिहार का सबसे बड़ा समस्या पे समाधान शुरू होगा। ये गारंटी, वादा है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है अटल बिहारी वाजपेयी का था। उन्होंने कहा था बिहार में भाषण में कि नदियों से नदियों को हम जोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद से मनमोहन सिंह आ गए। कांग्रेस तो बिहार से ऐसे भी नफरत करती थी। उस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि नदियों से नदियों को नहीं जोड़ा जाए। आप उठाइए इंटरव्यू अटल बिहारी वाजपेयी का, भाषण उठाइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण में था कि हम सोनपुर और दीघा को जोड़ने वाला पुल बनाएंगे, हम गांधी सेतु के बगल में पुल बनाएंगे, हम जो है 1-2 और पुल बनाएंगे बिहार में, और बिहार में नदियों को नदियों से जोड़ेंगे, कोसी में रेलवे पुल बनाएंगे। वो सब उनका प्रोजेक्ट था। कांग्रेस 10 साल जो है सबको ठप कर दी। नितिन गडकरी जी, मोदी जी आए तो सबको सही किए, लेकिन नदियों से नदियों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम नरेंद्र मोदी जी से विनती करेंगे कि जैसे आपने नर्मदा का पानी जो है गुजरात के रण, कच्छ और राजस्थान तक पहुंचा दिए, 542 किलोमीटर दूर पानी पहुंचा दिए, तो वैसे ही गंगा नदी के पानी को, कोसी, बागमती और गंडक नदी के पानी को जो है वाटर लिफ्ट करके जो है दक्षिण बिहार में पहुंचाया जाए, और इन सब चीजों पे चर्चा होगा और इन सब चीजों पे काम होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो सवाल पूछता है ना, जो लोगों को जागरूक करता है, वो क्रांति लाता है। इतिहास में ऐसे कई नाम दर्ज हैं। क्या आगे इतिहास में आपका नाम मैं देख सकती हूँ या हम पढ़ सकते हैं? क्योंकि सुनिए, जितनी भी आपकी वीडियोस डलती हैं मनीष कश्यप जी यूट्यूब के, मैंने कितने प्लेटफॉर्म्स पर देखा है, ट्विटर ले लीजिए आप, जॉब एक्स हो चुका है, फेसबुक ले लीजिए, एक चीज हमेशा लिखी रहती है, सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार। चलिए, वो तो आप भी खुद को कहते हैं। एक और चीज जो मैं पिछले 2 महीने से नोटिस कर रही हूं, वो चीज ये है कि फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार, और आप भी बिहार को बदलना चाहते हैं। और मुझे लगता है बिहार को वही एक शख्स बदल सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ होगा। महलों में रहने वाले नहीं बदल सकते, जिन्होंने सिर्फ सत्ता में हाँ, ये बात सही है। जैसे आपने क्रांति की बात कही, तो मतलब कि 20वीं शताब्दी में, और ये जो 21वीं शताब्दी चल रहा है, 20वीं से 21वीं, मतलब कि 100 साल और प्लस 24 साल, इधर 23 साल जोड़ दीजिए, तो 123 साल के अंदर अगर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्रांति किसी ने किया तो वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, और वो हमारे बिहार के थे। उनके वजह से लालू जी बने, उनके वजह से नीतीश जी बने, उनके वजह से मुलायम सिंह जी बने, उनके वजह से शरद पवार बने, उनके वजह से एमके स्टालिन बने जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके वजह से येदियुरप्पा बने, उनके वजह से जो है अभी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटका में वो बने, केरल में जो अभी मुख्यमंत्री है पिनराई विजय स्वामी, हाँ पी विजयन, तो वो बने। उनके वजह से फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के जो नेता हैं वो बने। जयप्रकाश नारायण का ये आंदोलन है, जयप्रकाश नारायण का, और वो कहाँ के थे? बिहार के थे। उन्हें भी जेल में डाला था अंग्रेज, हजारीबाग के जेल में बंद थे, तो भागे थे वो जेल से। हम तो भागे नहीं, हमको तो कोर्टे ने बोला कि अब निकलो बाहर और जाओ तुम काम करो। ये चीज है। तो शुरुआत तो बिहार से होती ही है। कर दी है मनीष कश्यप ने शुरुआत, कर दी है गांधी जी आए थे, दुबले पतले व्यक्ति, गुजरात के गांधी जी दुबले पतले बिहार में आए, चंपारण सत्याग्रह किए, और चंपारण सत्याग्रह के बाद उनका नाम जो है महात्मा पड़ा। गुरु गोविंद सिंह हमारे बिहार के। जब लड़का सब पगलाता है देश में, तो दारू और पी के अपना जिंदगी खत्म करने का प्रयास करता है। और हमारे यहाँ अगर कोई पगलाता है ना, तो दशरथ माझी बन के जो है प्यार में जो है ना पहाड़े तोड़ देता है, पहाड़ तोड़ देता है। हमारे यहाँ अगर कोई यूट्यूबर पगलाता है ना, तो सरकारें गिरा देता है। ये घमंड नहीं है, ये हमारा आत्मबल है, ये हमारा भरोसा है, विश्वास है, हमारा ताकत है, ये चीजें है। तो बस बिहार का विकास ये लोग करे, नहीं करेंगे तो हम लोग सवाल करेंगे। चलिए वापस आते हैं बिहार की राजनीति पर। आरजेडी से तो अलग हो गए हैं, गठबंधन से अलग हो गए हैं नीतीश कुमार। आरजेडी का फ्यूचर किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आप बिहार से आते हैं, बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपके बच्चे, अच्छा आपके ऑफिस में कई गो लालटेन है? लालटेन कहाँ है हमारे ऑफिस में? अब तो लालटेन का, आपके घर में बच्चे लालटेन का उजाला में पढ़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कहीं अब लालटेन देखती हैं आप कहीं भी पूरा ऑल ओवर इंडिया में? मैं तो अगर अपने गांव चली जाऊं तो वहां पे मुझे लालटेन नहीं दिखती है। लालटेन युग में जाना चाहती हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। जवाब तो आपने दे दिया।
जवाब अब बिहार नहीं, लालटेन युग, सीधे शब्दों में चाहिए। लालटेन वाले बिहार लालटेन युग में नहीं जाएगा। हाँ, बिहार लालटेन युग में नहीं जाएगा, डिजिटल युग है, और इस डिजिटल युग में बिहार लालटेन युग में नहीं जाएगा। अब बिहार रिवर्स गियर में नहीं जाएगा, बस। लेकिन मैं पता है ये सवाल क्यों पूछ रही हूं, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश भी झुक गए, दूसरी जगहों पर जो दूसरे राज्य हैं वहां पर बड़े बड़े दल के नेता सिर्फ इसलिए बीजेपी में आ रहे हैं ताकि उनके दाग धुल जाएं, लेकिन लालू यादव पर जितने भी दाग लगे, जितने भी आरोप लगे, वो झुकने को तैयार नहीं है। वो फेस करेंगे ईडी को, वो फेस करेंगे तमाम एजेंसियों को, लेकिन वो झुकेंगे नहीं। कुछ लोग ऐसा लिख रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे सवाल। देखिए, एक चीज मैं लालू जी के बारे में कहना चाहता हूं। लालू जी के जो 15 साल कार्यकाल रहा, उससे कार्यकाल से मैं खुश नहीं हूं। जंगल राज आया, अपहरण जो है बिहार में धंधा बन गया, और बिहार का जितने बिजनेसमैन है बिहार से पलायन करके वो गुजरात में, लुधियाना में, जलंधर में, इन सारी जगहों पे चले गए बिहार से पलायन करके। बहुत सारा उदाहरण है, एक नहीं हजारों उदाहरण है। लेकिन लालू जी मास नेता बने थे। लालू जी पे लोगों ने भरोसा किया। 1990 से लेकर 2005 तक वो बिहार में सरकार चलाए, ये चीज है। लेकिन अब उन लोगों की सारी सच्चाई जो है सामने आ चुकी है, क्योंकि लालू जी को भी जब किडनी का प्रॉब्लम हुआ तो सिंगापुर में जाके इलाज कराना पड़ा। यहां पे व्यवस्था उस प्रकार से देनी चाहिए। लेकिन जो भी है, लालू जी मास नेता बने, लालू जी को लोगों ने फॉलो किया, लालू जी के नाम पे लोगों ने वोट दिया। उनके बेटा मास नेता नहीं बन पाएंगे, उनके नाम पे लोग वोट नहीं दे पाएंगे, उनको लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों को लालू जी का कोई गॉडफादर नहीं था। लालू जी गरीब परिवार से आए थे। लालू जी ने देखा था तो जो कुछ निर्णय उनका सही भी था, बिहार के प्रति कुछ निर्णय सही था, लेकिन बहुत सारा निर्णय गलत था। लालू जी के बेटा गरीबी को नहीं देखे हैं। लालू जी के बेटा वो दियारा क्षेत्र में जाके जो है, जब बाढ़ आ जाता है और चारों तरफ से दियारा क्षेत्र घिर जाता है पानी में, तो वहां के यादव जी लोगों को किस प्रकार से समस्या होता है। वहां पे मवेशी के लिए चारा का व्यवस्था नहीं हो पाता है, और जब किसी आदमी के आंखों के सामने जब उसका जान से भी प्यारा जो है उसका भैंस, गाय या उसका किसी भी प्रकार का मवेशी मर जाता है, तो उसको क्या तकलीफ होता है, इस तकलीफ को ये नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। हमारे बिहार में दियारा क्षेत्र है, और हर जगह, हमारे चंपारण में भी दियारा क्षेत्र है, गोपालगंज में भी है, पटना में भी दियारा क्षेत्र है। इतना खूबसूरत जगह है, और अगर उसका विकास किया जाए तो वहां का हर एक आदमी करोड़पति हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ये लोग ये सारी चीजें नहीं किए। अगर वहां पे फिल्म सिटी बना दिया जाए, वहां पे पर्यटन का हब बना दिया जाए, टूरिस्ट हब बना दिया जाए, तो दुबई में जो डेजर्ट सफारी करने जाते हैं हम लोग, गाड़ी को जो है बालू पे जब चलाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, वो सारा जो है यहाँ पे हो सकता है, सारा का सारा। लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और ये सारी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, और ये सारा सच्चाई देखने के बाद जो है बिहार के लोग अब ललटेन युग में नहीं जाना चाहते और रिवर्स गियर में नहीं जाना चाहते। लेकिन वो बात आपकी ठीक है कि इस युग में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश और जिस तरीके से बीजेपी का गठबंधन हुआ है, या कह लीजिए साथ में ये लोग आ गए हैं, इनसे कितनी उम्मीद है? क्योंकि इनका कार्यकाल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इनके युग में भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। मजबूरी क्या है बीजेपी के सामने नीतीश को अपने साथ लाने की? मनीष जी, मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप बिहार से आते हैं, आप यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूं कि कोई मजबूरी है, या बीजेपी के पास बिहार में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे आगे किया जा सके? देखिए, एनडीए को जो है एक मजबूत जो है व्यक्ति चाहिए था, जो पुराना नेता हो और क्षेत्रीय पार्टी से बिलोंग करता हो। क्योंकि एनडीए में जो है कोई बड़ा नेता पुराना पार्टी का जो है, क्षेत्रीय पार्टी का कोई था नहीं। नीतीश जी के आने से जो है अकाली दल का भी आने का संभावना बढ़ गया, उद्धव ठाकरे का भी आने का संभावना एनडीए में बढ़ गया। जब अकाली दल, उद्धव ठाकरे, नीतीश जी चले आएंगे, तो ऐसे ही इंडिया अलायंस जो है वो सब कुछ गायब हो जाएगा, उसमें सिर्फ डॉट 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 बच जाएगा। पहला मजबूरी ये। दूसरा मजबूरी ये है कि नीतीश कुमार जी अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो इंडिया अलायंस का संस्थापना जो है पटना में ही हुआ था, और सदस्य यही थे नीतीश जी, तो उन्हीं को गायब कर दिया गया, तो इंडिया अलायंस ऐसे ही खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें, और नीतीश जी इसलिए जो है वहां पे नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि नीतीश जी देखें, बालू माफिया जो है पुलिस वालों को गोली मार दे रहे हैं, शराब माफिया जो है पुलिस वालों को गोली मार दे रहे हैं, गौ तस्कर जो है पुलिस वालों को गोली मार दे रहे हैं, अपराध जो है चरम सीमा पे पहुंच गया। और आप ही के चैनल पे मैं देख रहा था कि 300% अपराध जो है बढ़ गया था। तो जब ये सारी चीजें होगी तो नीतीश जी को भी लग रहा था कि नहीं, हम तो शायद से दूसरी बार जो है गलती कर दी है, तो वो फिर वापस आ गए। तो मजबूरी दोनों की थी।
लेकिन जैसे नीतीश ने कह दिया कि काम नहीं हो रहा था इसलिए मैं अलग हो गया, गठबंधन खत्म हो गया, मुख्यमंत्री तो साहब आप है ना, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, जिम्मेदारी तो उनकी थी इन सब चीजों को खत्म करने की। वो किस सवाल तो उनसे भी होगा, लेकिन आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं तो आज बस अच्छा निर्णय है, हमारे लिए तो अच्छा निर्णय है, ये चीज है। तो अगले वीडियो में ये सब चीजों पे सवाल करेंगे, लेकिन आज के लिए छोड़ देते हैं। ये बताइए, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे खिलाफ अभी भी साजिश हो रही है, कौन लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? वही लोग जो लोग कर रहे थे, जो जिनकी सरकार आज गिर गई, वही लोग। ये चीज है, और दुनिया देखेगी। मेरे को जितना परेशान करेंगे ना, संघर्ष जितना बड़ा होगा ना, मंजिल उतना खूबसूरत होगा। ये लोग जितना मुझे परेशान करेंगे उतना मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, और जितना मैं संघर्ष करूंगा मंजिल उतना ही खूबसूरत होगा। ये ठीक उसी तरीके से हो रहा है जैसे अब आप अपने मोहल्ले पड़ोस में देखिए, फला का लड़का जेल चला गया, एनएसए लग गया, हम लोग दूरी बना लेते हैं। लेकिन जब मनीष कश्यप के साथ ये सब कुछ हुआ और जब आप जेल से बाहर आए, वो तस्वीरें मैंने देखी, वो वीडियोस मैंने देखी, मैं बता रहा हूं की हो रही है, लोग आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, फूलों के गुलदस्ते लेकर आए, ट्रक और गाड़ियों की भीड़ नहीं थी, लोग वहां पर खड़े थे, एक बहुत मतलब क्या हुजूम था वो। तो आप तो मैं बता रहा हूं, हीरो साबित हो गए। मेरे से लोगों ने दूरी बनाया, इन लोगों ने दूरी बनाया जो पैसे वाले लोग थे, जो बड़े बड़े शिक्षक थे, बड़े बड़े टीचर थे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों ने दूरी बना लिया कि नहीं, इसके चक्कर में हम भी पिस जाएंगे, हम भी फंस जाएंगे। लेकिन बिहार का कोई गरीब जो है मेरे से दूरी नहीं बनाया, उन लोगों ने दिल में बिठा लिया। बिहार का कोई मजदूर जो है मेरे से दूरी नहीं बनाया, उन लोगों ने दिल में बिठा लिया। मतलब कि मैंने देखा कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो बाहर जाते हैं परेशान होते हैं, मतलब उन लोगों के अंदर इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्रेम कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि जेल जाने से पहले जो है मैं इतना प्यार पा सकता था। तो कभी कभी आपके जीवन में भगवान परीक्षा लेते हैं ना, तो आपके आगे का भविष्य तय करते हैं कि परीक्षा में अगर आप पास होते हैं तो उस हिसाब से क्लास में भेजते हैं भगवान, अगर नहीं पास होते हैं तो फिर नहीं भेजते। तो क्या पता कि प्रभु श्री राम का जो है एक एग्जाम होगा मेरे प्रति कि बाबू चलो तुमको अब जेल डालते हैं और चलो तुम्हारा एग्जाम लेते हैं। तो कृष्ण का जो है राजनीति की बात तो बहुत हो गई, मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी, और वो ये है कि जब आपकी माता जी का बयान मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि राम तो आ गए, सीता जी का इंतजार है, शादी का बता दीजिए, बिहार को बदल के दम लेंगे या फिर शादी का इरादा बन गया है? देखिए, हम लोग दहेज की बात करते हैं और दहेज पे खूब चर्चा करते हैं कि दहेज लेने वाला बाप जो है दोषी है, उसका बेटा जो है दोषी है। लेकिन आप बताइए कि कौन सी लड़की जो है IAS IPS बनी हो और एक गरीब घर में शादी की हो? बताइए, कौन ऐसा बुद्धिजीवी बाप जो होगा, अमीर बाप जो होगा, पावरफुल बाप जो होगा, वो कहेगा कि नहीं तू बेटी तुम मनीष कश्यप से शादी कर लो? कोई कहेगा? नहीं कहेगा। मनीष कश्यप जैसा लोगों को पसंद है, हाँ मनीष कश्यप अच्छा कर रहा है, आवाज उठा रहा है, बढ़िया आदमी है, लेकिन हमारा बेटी से शादी इसका नहीं होना चाहिए। ये समाज का ये सच्चाई है, इसको हम लोग झुठला नहीं सकते। कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि जिसके दामाद के ऊपर 18 गो केस है उससे मैं अपनी बेटी का शादी कर दूं। कोई भी बाप नहीं चाहेगा। जिस दिन कोई बाप ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मनीष तुमने समाज के लिए अच्छा काम किया है और मेरी बेटी से तुम शादी कर सकते हो, उस दिन मनीष कश्यप शादी करेगा, वरना मनीष कश्यप शादी नहीं करेगा। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। उम्मीद है कि जैसा आपने वादा किया है कि अगले वीडियो में और चर्चा होगी, नीतीश कुमार को लेकर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आपने मनीष कश्यप को सुना, सन ऑफ बिहार जिसे कहा जाता है। बताइए क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।